Hello friends, welcome to Urbandu classes. Today we are going to discuss the current affairs of 13th, 14th and 15th of December 2022 एंड आज जो पहला न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वह है भूपेंद्र पटेल जी के बारे में, जो कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के एंड यह 18वें चीफ मिनिस्टर होंगे गुजरात के शपथ लेने वाले। गुजरात के यदि गवर्नर की बात करें तो वह हैं आचार्य देवव्रत जी एंड ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं और इस बार के गुजरात इलेक्शन में बहुत ही शानदार जीत हासिल की थी बीजेपी ने। एंड यदि हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है एंड हेड ऑफ द स्टेट इसे कहा जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम की यदि हम बात करें तो अंडर आर्टिकल 164 सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहे गवर्नर जो है किसी को भी सीएम बना देगा और किसी को भी हटा देगा। एक कन्वेंशन है, उसके तहत गवर्नर उसी को सीएम बनाता है जिनको मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है और उसे तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के अंदर है। सीएम को ओथ गवर्नर दिलाते हैं। यदि हम गुजरात के पहले सीएम की बात करें, पहले मतलब भूपेंद्र पटेल से जो पहले थे वह थे विजय रूपानी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट। अभी आप देखेंगे तो अभी तक जो गल्फ खाड़ी देश थे वहाँ पे सारे देश डिपेंड करते थे केवल अपने ऑयल एंड गैस इकोनॉमी पे, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हमें अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और इसलिए आप देखेंगे वहाँ आईटी पार्क्स खुल रहे हैं, वहाँ नए नए जो है सो इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं। ये इंडस्ट्रीज मेडिसिन, इंजीनियरिंग और स्पेस से भी रिलेटेड हैं और इसमें जो फ्रंट रनर कंट्रीज हैं वह आपको दिख जाएंगे सऊदी अरबिया, यूएई एंड कतर वगैरह। ठीक है, तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि यूएई ने अभी पहली बार अरब बिल्ट एक लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। हाँ, इनका लॉन्चिंग करने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया गया और इन्होंने जो अभी लूनर स्पेसक्राफ्ट बनाया है उसका नाम रखा है राशिद रोवर और इसे बनाया गया था दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में। जो अगला न्यूज़ है वह है एआई बेस्ड स्किल पोर्टल। इसे कर्नाटका की सरकार ने जॉब के लिए लॉन्च किया है। यदि हम कर्नाटका की बात करें तो वासवराज बोम्मई जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एंड थावरचंद गहलोत जी गवर्नर हैं। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द जेंडर टूल किट। जेंडर टूल किट में क्या है? इट इज़ लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो इट इज़ फॉर द इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, 2 वॉल्यूम में अपना लॉन्च किया है ये जेंडर टूल किट को, कि अर्बन प्रैक्टिसेस में हम लोग किस तरह से जेंडर सेंसिटिव हो सकते हैं, विमेंस का भी ख्याल रख सकते हैं। इसका एम ही है टू गाइड इंडियन सिटीज ऑन हाउ टू डिज़ाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इज़ मोर इंक्लूसिव ऑफ विमेंस ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट। एंड एक डेटा की हम यदि बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया जो है इट इज़ ओनली 22.8% इन 1920। नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द रूफ टॉप सोलर स्कीम। भारत रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही शानदार काम कर रहा है। हमारे जो गवर्नमेंट है उनका बहुत ही एम्बिशियस गोल्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे रूफ टॉप सोलर स्कीम का जो इनिशियल एम था वह था 40,000 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम द रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट बाय द ईयर 2022। ये रूफ टॉप सोलर स्कीम जो है ये घरों की छत पे लगाए जाने वाले सोलर पैनल्स हैं और इनसे जो बिजली पैदा हो रही है, तो गवर्नमेंट ने एम किया था कि वी विल प्रोड्यूस 40,000 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम द रूफ टॉप सोलर। एंड इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे सोलर पार्क्स डेडिकेटेड बनते हैं, जहाँ की एक खुले मैदान में एक बड़े जगह पे, खास करके वो जो डिग्रेडेड लैंड होते हैं वहाँ पे बहुत हाई कैपेसिटी के सोलर पार्क्स बनाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी छतों पे भी यदि सोलर पैनल लगाया जाता है वहाँ भी बिजली बन रही है। तो गवर्नमेंट लोगों को प्रमोट करने के लिए जो है 40% का सब्सिडी देती है फॉर द फर्स्ट 3 किलोवाट एंड 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक यदि आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए 30% के ऊपर 20% एक्स्ट्रा सब्सिडी फिर दी जाती है। एंड हाल ही में इसे एक्सटेंड किया गया है टिल मार्च 31, 2026 तक
एंड इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगला न्यूज़ है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2022। दिसंबर 9 को यह सेलिब्रेट किया गया था और इसमें क्या किया जा रहा है कि अवेयरनेस जनरेशन किया जाएगा अबाउट करप्शन अराउंड द ग्लोब। और इस बार का जो थीम था वह था यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। इंडिया की यदि हम बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 85th रैंक है एंड इस इंडेक्स को लॉन्च करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज फ्रॉम क्रिकेट। ईशान किशन की हम बात करेंगे। ही इज एन इंडियन बैटर एंड ही हैज हिट द फास्टेस्ट ओडीआई डबल 100 और ऐसा करने वाले वह भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ऐसा कर चुके हैं। यदि हम रोहित शर्मा की बात करें, ही इज द ओनली इंडियन हु हैज स्कोर्ड 3 डबल 100s इन द ओडीआई। ओडीआई का मतलब वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर का जो मैच फॉर्मेट होता है। एंड ओवरऑल यदि हम बात करें ग्लोबली तो ही इज द 7th बैट्समैन ओवरऑल टू अचीव दिस फीट। एंड यह बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और यहाँ कई सारे और रिकॉर्ड बने हैं, वो आप देख लें कि इन्होंने मात्र 126 गेंद में डबल 100 ये लगाया है। सबसे कम उम्र के हैं जिन्होंने डबल 100 लगाया है। ही इज़ जस्ट 24 ईयर ओल्ड। एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी अब इन्हीं का है। एंड ऐसा करने वाली ये मैंने पहले बता ही दिया कि ये 4th इंडियन है। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख ने सोचा कि हमें अपने इस यूनियन टेरिटरी का मैपिंग करवाना चाहिए। इसके लिए गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के पास, जिसका हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं देहरादून में है। इनको कहा गया कि आप अपने सैटेलाइट के थ्रू लद्दाख की जो है स्कैनिंग कीजिए और क्या कीजिए, वहाँ जो भी एनर्जी पोटेंशियल है, वेजिटेशन है, वाटर रिसोर्सेज है, इनके लिए आप मैप तैयार कीजिए और डेटा जो जनरेट होगा उसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार कीजिए। और उस पोर्टल का नाम इन्होंने रखा है जियो लद्दाख, जहां ये स्पेशल डेटा को स्टोर किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं मोपा एयरपोर्ट के बारे में। मोपा एयरपोर्ट जो है न्यू ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो गोवा में अभी इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और इस एयरपोर्ट के बारे में हम देखें तो दिस इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा मनोहर पारिकर, और ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। एंड ही रिसीव्ड पोस्थुमस पद्म भूषण इन 2020। सेकेंड एयरपोर्ट होगा यह स्टेट का, गोवा स्टेट का, और जो फर्स्ट एयरपोर्ट है वहाँ वह है दबोलिम। नेक्स्ट करंट अफेयर इज फ्रॉम द नागपुर। नागपुर में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का। यह एक BS4 लेवल का लेबोरेटरी होगा। एंड नागपुर में ही एक और सेंटर का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है, सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। ठीक है। अब यहाँ एक जो ये टर्म था ना कि वन हेल्थ, ये वन हेल्थ होता क्या है, तो इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ इज अबाउट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट। ह्यूमन, एनिमल और ये इन्वायरमेंट जो है तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यदि हम बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन चाहे तो वो प्रभावित कर सकता है जानवरों को भी और इन्वायरमेंट को भी। इन्वायरमेंट में यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव जो है एनिमल पे और ह्यूमन पे भी पड़ेगा। और यदि एनिमल के अंदर कोई बीमारियां आती हैं, कोई चेंजेज होते हैं, तो उसका प्रभाव भी जो है ह्यूमन और इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये यदि हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई कोविड-19 के तरह की पैंडमिक जो पूरी दुनिया में ना फैले, तो हमें जो अप्रोच अपनाना चाहिए वह वन हेल्थ का अप्रोच अपनाना चाहिए। हमें समग्र तरीके से सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की बात नहीं करनी होगी, हमें इन्वायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। जानवरों के अंदर यदि कोई बीमारी है तो वह आज ना कल इन्वायरमेंट को और ह्यूमन को भी प्रभावित करना ही वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में हमें देखने को मिलता है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। एंड इसके लिए अभी मीटिंग चल रही थी रोम इटली में, जहां इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था सुश्री शोभा करंदलजे ने। एंड मिलेट्स की यदि हम बात करें ना तो मिलेट्स ऐसी फूड सोर्सेज हैं
जो कि स्मार्ट फूड के कैटेगरी में आते हैं। एंड इनका कल्टीवेशन भी बहुत आसान होता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हमें नहीं चाहिए होती है। जो बेयर लैंड, जो कि आप कह लीजिए डिग्रेडेड हो चुके हैं, उस लैंड पे भी आप ये मिलेट्स को उपजा सकते हैं। एंड दे आर इजी टू कल्टिवेट, मोस्टली दे आर ऑर्गेनिक, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। एंड दे कंटेन द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द पासपोर्ट इंडेक्स। इस पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज़ किया है आर्ट एंड कैपिटल ने। एंड इसके अनुसार जो नंबर 1 कंट्री है जिसका सबसे मजबूत पासपोर्ट है वह है यूएई। भारत का रैंक इन्होंने 87th रखा है। और लीस्ट यूजफुल पासपोर्ट की यदि हम बात करें तो यह है अफगानिस्तान का। दिस इज फ्रॉम केरला। प्रोजेक्ट वनीकरण। वनीकरण का मतलब है एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट, वनीकरण। एंड इट इज लॉन्च्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन केरला। इट इज टू रूट आउट इन्वेसिव प्लांट्स, स्पेशली सेना स्पेक्टाबिलिस, एंड रीस्टोर द नेचुरल फॉरेस्ट। केरला के जो सीएम है वह है पिनरई विजयन और गवर्नर वहां के हैं आरिफ मोहम्मद खान। स्पोर्ट्स से अगला न्यूज है दिव्या टीएस के बारे में। सी इज अ कर्नाटका शूटर। 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो अभी हेल्ड हुआ था भोपाल में, वहां इन्होंने अपना पहला विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल नेशनल टाइटल जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स की हम बात करते हैं। नवंबर महीने में, नवंबर 2022 में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वह 5.85% रह गया, जो कि लोएस्ट है इन द 21 मंथ्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स विच इज़ नेसेसरी फॉर कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि एक और चीज़ का यूज़ किया जाता है, एक और इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे आपको उसका अंतर भी दिखाया गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स it tracks the change in prices of commodities at the wholesale level। होलसेल लेवल का मतलब होता है जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब बिजनेस हो रहा है तो वहाँ क्या रेट चल रहा है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो रिटेल लेवल पे कमोडिटीज़ के प्राइस में क्या चेंजेज आ रहे हैं। रिटेल लेवल पे कौन है? हम और आप हैं, जो जाके दुकान से कुछ खरीदते हैं, तो वो रिटेल लेवल पे बात हो गई। WPI को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और वहीं CPI की बात करें तो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसे पब्लिश करता है। WPI में सिर्फ हम गुड्स के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, बट CPI में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को ट्रैक करते हैं। गुड्स में तो हमारा खाने पीने का सामान हो गया, फ्यूल हो गया, और जब सर्विसेज की हम बात करते हैं तो यहाँ एजुकेशन हो जाता है, हेल्थ हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेंट है जो हम हाउस रेंट पे कर रहे होते हैं। और यह सारा कैलकुलेशन एक बेस ईयर पर किया जाता है। तो 2011-12 को बेस ईयर रखा गया है WPI के लिए, और वहीं 2012 को हमने CPI का बेस ईयर बताया है। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द बैन ऑन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां की लॉ पास करके यंगस्टर को अब बैन कर दिया गया है कि आप कोई भी स्मोकिंग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे तो जो निकोटीन की जो अमाउंट है, निकोटीन का अमाउंट है, उसे भी रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। पहले न्यूजीलैंड में आप देखेंगे कि लगभग 6000 ऑथराइज स्टोर थे जहां ये स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता था। इसे घटाकर अभी करीब 600 कर दिया गया है। 2009 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है उन्हें सिगरेट खरीदने से, स्मोकिंग प्रोडक्ट्स खरीदने से मना कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया उनके ऊपर। और फेज मैनर में पूरे न्यूजीलैंड में जो है स्मोकिंग प्रोडक्ट्स का सेल बंद हो जाएगा। तो आप अंदाज लगाइए, आज से लगभग 50 साल बाद, 50 ईयर्स लेटर, जो लोग होंगे उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि वो 63 ईयर्स के हैं, तभी उन्हें जो है यह स्मोकिंग प्रोडक्ट मिल पाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।